दर्शकों, आज की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत में फिर मचा हंगामा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे सोलापुर की महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा पर कथित तौर पर नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इस मामले को लेकर ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने अजित पवार से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग कर दी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमडीआर न्यूज़। महाराष्ट्र में सत्ता का गलियारा इन दिनों गरमाया हुआ है। सोलापुर जिले के मुरुम खनन विवाद से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इस वीडियो में राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार जिले की युवा और तेज तर्रार महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा को कथित तौर पर फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद अवैध मुरुम खनन और उससे जुड़ी कार्रवाई को लेकर हुआ। बता दें कि अजित पवार के करीबी माने जाने वाले कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं पर जब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की तो इसे रोकने के लिए कथित तौर पर दबाव बनाया गया। वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने पवार पर सीधा हमला बोला है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने तो अजित पवार से इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा, जब हम कहते हैं कि शिंदे और पवार गुट के पास जो लोग हैं वे चोर, डाकू, तस्कर, बलात्कारी है, तो यह वीडियो उसी बात की पुष्टि करता है। सरकार इन्हें संरक्षण देने के लिए सत्ता में है। मावल में खनन घोटाला हो, सुनील शेल्के जैसे नेताओं का मामला हो, अजित पवार बार बार ऐसे लोगों को बचाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 70,000 करोड़ रुपए के सिंचन घोटाले का आरोप लगाया था। अब वही अजित पवार एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी को दबाव डालकर अवैध काम करने को कह रहे हैं। यह महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि अजित पवार अर्थ मंत्री भी है। जब सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मामले सामने आते हैं तो उन्हें पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिन नेताओं को पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफे देने पड़े, वही मापदंड यहाँ क्यों लागू नहीं होता? महाराष्ट्र की तिजोरी को चुना लगाया जा रहा है और सरकार खामोश है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि प्रशासन में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी है और मौजूदा सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। महाराष्ट्र चोरों का अड्डा बन गया है। दोनों उप मुख्यमंत्री आधा महाराष्ट्र लूट चुके हैं और जो बचा है उसे उनके साथी लूट रहे हैं। तो वही दर्शकों, संजय राउत ने मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मणिपुर धधक रहा था तो प्रधानमंत्री वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके, डर के मारे पीछे हटते रहे। अब जब सब थम चुका है तो जाते हैं, ताकि इतिहास में यह दर्ज न हो कि वे मणिपुर कभी गए ही नहीं। ऐसे में दर्शकों, इस पूरे विवाद पर अजित पवार खेमे की ओर से फिलहाल कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बीजेपी शिंदे गुट के नेता इसे विपक्ष का राजनीति करने का तरीका बता रहे हैं। उनका कहना है कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बता दें कि सोलापुर जिले में अवैध मुरुम खनन लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। लाखों रुपए की इस अवैध कमाई में स्थानीय नेताओं की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में इस बार आईपीएस अंजना कृष्णा ने जब कार्रवाई शुरू की तो कहा जा रहा है कि राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा। इसी क्रम में अजित पवार की ये कथित फटकार चर्चा में आई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिर्फ अजित पवार की छवि ही नहीं बल्कि सरकार की साख पर भी सवाल खड़ा कर सकता है, खासतौर पर तब जब वित्त मंत्री खुद खनन से जुड़े विवाद में नैतिकता के आधार पर घिरते नजर आए। ऐसे में दर्शकों, तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सवाल वही, क्या सत्ता बचाने के लिए कानून को ताक पर रखा जा रहा है? संजय राउत के तीखे बयान ने विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि अजित पवार इस विवाद पर क्या सफाई देते हैं और क्या सचमुच इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई होती है या यह मामला महज राजनीतिक तूफान बनकर रह जाएगा। ऐसे में दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ ताज़ा और सटीक खबरों के लिए। देखते रहिए एमडीआर न्यूज़। महाराष्ट्र की सियासत में आज एक वीडियो ने हलचल मचा दी है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार का वो वायरल वीडियो जिसमें एक महिला आईपीएस अधिकारी को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या ये प्रशासनिक दखल है या फिर केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश? नमस्कार दर्शकों, एमडीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। अजित पवार और आईपीएस अंजना कृष्णा के बीच हुई वीडियो कॉल ने पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। घटना सोलापुर जिले की है, जहां करमाला उपविभाग की एसडीपीओ यानी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अंजना कृष्णा अवैध मुर्रम खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई चला रही थी। तभी एक वीडियो सामने आता है जिसमें एनसीपी कार्यकर्ता के फोन पर खुद अजित पवार महिला अधिकारी से बात कर रहे हैं।
पहले तो अंजना कृष्णा उनकी आवाज़ पहचान नहीं पाती और जैसे ही पवार वीडियो कॉल पर आते हैं वो कथित तौर पर कार्रवाई रोकने का संकेत देते दिखते हैं। यही वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है। बता दें कि वीडियो के वायरल होते ही विपक्ष से लेकर सत्ताधारी गठबंधन तक सवालों की बौछार शुरू हो गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले सामने आए और उन्होंने कहा, कभी कभी विधायक, सांसद, मंत्री, किसी को भी कार्यकर्ता शिकायत लेकर आता है, कहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, हम तत्काल फोन लगा देते हैं। सामने वाला अधिकारी वास्तविक स्थिति नहीं जान पाता। अजित पवार कभी भी अवैध काम के लिए किसी को डांटने वाले नेता नहीं है। बावनकुले ने इसके साथ ये भी कहा है कि कई बार शिकायतकर्ता अपनी बात सही बताते हैं लेकिन हकीकत कुछ और निकलती है। ऐसे में नेताओं को तात्कालिक प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। तो वही एनसीपी ने भी मोर्चा संभाला। प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा है कि वीडियो को जानबूझकर लीक किया गया है। अजित दादा का मकसद कार्रवाई रोकना नहीं था। संभव है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए उन्होंने ऐसा रुख दिखाया हो। पार्टी नेताओं का दावा है कि विपक्ष माहौल बिगाड़ने के लिए क्लिप को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। ऐसे में सोलापुर का करमाला इलाका अवैध मुर्रम खनन को लेकर लंबे समय से चर्चा में रहा है। तो वही अंजना कृष्णा हाल में कड़े अभियान के लिए सुर्खियां बटोर रही थी। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज हो ही रही थी कि यह कथित फटकार वाला वीडियो सामने आया। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह महज एक कार्यकर्ता की शिकायत पर आई तात्कालिक कॉल थी या किसी दबाव की कोशिश? ऐसे में दर्शकों, राज्य की राजनीति में अजित पवार की भूमिका अहम है। वे डिप्टी सीएम हैं और एनसीपी के प्रमुख भी। वीडियो लीक होते ही विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। सोशल मीडिया पर हैशटैग अजित पवार वीडियो ट्रेंड करने लगा। समर्थक इसे रूटीन बातचीत बता रहे हैं तो विरोधी प्रशासन में हस्तक्षेप करार दे रहे हैं। हकीकत क्या है ये जांच का विषय है, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में हर वीडियो, हर बयान का असर चुनावी समीकरणों पर पड़ता है। अजित पवार जैसे वरिष्ठ नेता की हर गतिविधि पर निगाह रहती है। बीजेपी के सहयोगी होते हुए भी इस वीडियो पर पार्टी को सफाई देनी पड़ी। ये बताता है कि मुद्दा कितना संवेदनशील है। तो वही दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों की स्वतंत्रता और सख्ती पर भी सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या नेता और सिस्टम के बीच ये लाइंस धुंधली हो रही है? ऐसे में दर्शकों, वीडियो वायरल है, बयानबाजी जारी है और राजनीतिक सरगर्मी तेज। असली तस्वीर क्या है यह जांच और समय बताएगा। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में यह नया विवाद सुर्खियों में है। ऐसे में एमडीआर न्यूज़ पर हम इस मामले पर हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमडीआर न्यूज़। दिल्ली की सियासत से आज की सबसे बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत मिली है। दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई अब अक्टूबर तक के लिए टल गई है। तो दर्शकों, आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों यह केस दिल्ली की राजनीति का सबसे चर्चित मामला बन चुका है और आगे की राह क्या दिख रही है। ऐसे में सबसे पहले कार्यवाही पर नजर डालते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई निर्धारित थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोनों को अदालत में पेश होना था, लेकिन कोर्ट ने दोनों को पेशी से छूट दे दी है। कारण बताया गया, केजरीवाल और सिसोदिया इस वक्त पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हैं, जहां वे राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। दोनों नेताओं की ओर से कोर्ट में ये दलील रखी गई। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए कहा है कि अगली सुनवाई अब अक्टूबर में होगी। ऐसे में अब बड़े सवाल, क्या यह सिर्फ तारीख टलने की बात है या केस की दिशा पर इसका कोई असर पड़ेगा? दरअसल यह मामला पिछले 3 साल से दिल्ली की राजनीति में भूचाल लाए हुए है। बता दें कि साल 2022 दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने केस दर्ज कर मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया। इसके बाद प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का पहलू जुड़ते हुए पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर लिया। ईडी का आरोप है कि इस शराब नीति में जानबूझकर खामियां डाली गई, जिससे निजी शराब कंपनियों को भारी फायदा पहुंचाया गया। एजेंसी दावा करती है कि 100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत ली गई, जो आगे चलकर गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की चुनावी कैंपेनिंग में इस्तेमाल हुई। तो वही मार्च 2024 में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में बंद थे। कई महीनों तक दोनों नेता जेल में रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त-सितंबर 2024 में जमानत दे दी, लेकिन ट्रायल अभी भी जारी है। ऐसे में गुरुवार को कोर्ट की कार्रवाई में जो हुआ वह स्थायी राहत नहीं है।
बल्कि सिर्फ उपस्थिति से छूट है, यानी केस अक्टूबर में फिर से खुलेगा और एजेंसियों के दावे, बचाव पक्ष की दलीलें और अदालत का रुख सब पर नजर बनी रहेगी। दर्शकों, राजनीतिक तौर पर देखें तो यह मामला आप बनाम केंद्र की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। केजरीवाल लगातार कहते रहे हैं कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। उनका तर्क है, नई एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली को राजस्व का लाभ हुआ और एजेंसियों के आरोप बिना सबूत के हैं। वहीं ईडी और सीबीआई दोनों का कहना है कि यह मामला सिर्फ नीति की खामी नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक स्कैम है जिसमें करोड़ों की हेराफेरी हुई है। ऐसे में दर्शकों, दिल्ली की सियासत में यह केस क्यों अहम है? क्योंकि केजरीवाल की ईमानदार छवि और आपके भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे को यह केस सबसे बड़ी चुनौती दे रहा है। विपक्ष इसे आपकी कमजोर कड़ी बताता है तो आप इसे केंद्र का षड्यंत्र करार देती है। ऐसे में अक्टूबर की अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें होंगी। उस दरमियान क्या अदालत एजेंसियों से और मजबूत सबूत मांगेगी? क्या बचाव पक्ष जांच में खामियां साबित कर पाएगा? या क्या यह केस आने वाले महीनों में दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा का केंद्र बना रहेगा? फिलहाल तस्वीर साफ है, कोर्ट ने पेशी से छूट दे दी है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली की शराब नीति केस में अभी भी लंबी कानूनी लड़ाई बाकी है। ऐसे में दर्शकों, आपको क्या लगता है? क्या यह केस सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है या वास्तव में बड़े घोटाले का खुलासा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए MDR न्यूज़, जहां खबरें होती है सटीक और सबसे तेज। नमस्कार दर्शकों, दिल्ली की सियासत में हलचल मचाने वाला मकोका केस एक बार फिर सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान से जुड़े इस मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने साफ निर्देश दिए हैं कि पुलिस 15 सितंबर तक सभी आरोपियों को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए। दर्शकों, दरअसल नरेश बालियान और उनके सहयोगियों पर संगठित आपराधिक नेटवर्क चलाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि इस नेटवर्क के जरिए हथियारों की तस्करी, जबरन वसूली और कई गंभीर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया गया। पुलिस का दावा है कि यह गिरोह लंबे समय तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में अवैध तरीके से आर्थिक फायदा उठाता रहा। ऐसे में आज की सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आरोपियों को जांच से जुड़े हर दस्तावेज मुहैया कराए जाए ताकि न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। साथ ही अदालत ने पुलिस को जांच की गति बनाए रखने और किसी भी पहलू को नजरअंदाज न करने की हिदायत भी दी। दर्शकों, याद दिला दे कि इससे पहले हुई सुनवाई में अदालत ने नरेश बालियान और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ा दी थी। इसके साथ ही पुलिस को आरोपी विकास गहलोत से जुड़ी जांच तेज करने का निर्देश भी दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में विस्तृत चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट के मुताबिक नरेश बालियान और उनके सहयोगियों ने एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाया और उसे सक्रिय रूप से संचालित किया। इस गिरोह पर जबरन वसूली, अवैध हथियारों की सप्लाई और आपराधिक गतिविधियों को संरक्षण देने जैसे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क ने दिल्ली और NCR में प्रभाव जमाकर अवैध आर्थिक लाभ उठाया। मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े और संगठित अपराधों को काबू में करने के लिए किया जाता है और इसी कानून के तहत यह मामला दर्ज हुआ है। तो दर्शकों, उधर नरेश बालियान ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यह मामला एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। बालियान का आरोप है कि विपक्षी ताकतें उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है ताकि उन्हें राजनीतिक नुकसान पहुंचाया जा सके। उनका कहना है कि वह कानून पर भरोसा रखते हैं और सच जल्द ही सामने आएगा। तो वही दर्शकों, इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू वह ऑडियो क्लिप है जिसमें कथित तौर पर नरेश बालियान की बातचीत कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के साथ सामने आई थी। दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा का दावा है कि यह ऑडियो रिकॉर्डिंग इस नेटवर्क की सक्रियता का ठोस प्रमाण है। इसी ऑडियो को आधार बनाकर नरेश बालियान को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में कानूनी जानकारों का मानना है कि 15 सितंबर की तारीख बेहद अहम होगी। इस दिन कोर्ट में आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, जो यह तय करेगी कि केस किस दिशा में जाएगा। अगर अदालत चार्ज फ्रेम कर देती है तो सुनवाई का अगला चरण तेजी से शुरू होगा। ऐसे में दर्शकों, दिल्ली की सियासत में पहले से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और नरेश बालियान पर लगे गंभीर आरोप आपकी राजनीतिक छवि पर भी असर डाल सकती है। वही आम आदमी पार्टी बार बार इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताती रही है। अब देखना ये होगा कि 15 सितंबर को कोर्ट में क्या फैसला आता है और जांच किस नए मोड़ पर पहुंचती है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन MDR न्यूज़ इस केस से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा।
हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए देश और दुनिया की बाकी सुर्खियाँ।